नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 146 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के अंतर्गत ये आकलन किया जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य कितनी उत्तम रीति से प्रबंधित किए जा रहे हैं। ये आकलन किया जाता है कि क्या वे अपने मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं और उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिन पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की आकलन प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के MEE फ्रेमवर्क से अपनाया गया था। आइए अब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी MEE की भूमिका देखते हैं। इसके तहत प्रबंधन के लिए एक अनुकूलक दृष्टिकोण को सक्षम बनाना और उसे समर्थन प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा प्रभावी संसाधन आवंटन में सहायता करना, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, समुदाय की भागीदारी को शामिल करने और निर्वाचन क्षेत्र बनाने में मदद करना, NP&WLS यानी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मूल्यों को बढ़ावा देना। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का उपयोग सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता और कमजोरियों को समझने के लिए किया जा रहा है। आइए अब रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। वर्तमान मूल्यांकन के परिणाम औसतन 62.01% MEE अंक के साथ उत्साहजनक रहे हैं, जो 56% के वैश्विक औसत से ज्यादा है। रेटिंग वार 13% संरक्षित क्षेत्र बहुत अच्छी श्रेणी में, 52% संरक्षित क्षेत्र अच्छी श्रेणी में है, जबकि 29% संरक्षित क्षेत्र संतोषजनक श्रेणी में और केवल 6% संरक्षित क्षेत्र को निम्न स्तरीय श्रेणी में रखा गया है। तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश ने इस आकलन में उच्चतम MEE स्कोर प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य और हरियाणा में खापरवास वन्यजीव अभयारण्य निम्नतम स्थान पर है। यदि संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये वे स्थान होते हैं जिनमें मानव व्यवसाय या कम से कम संसाधनों का सीमित दोहन किया जाता है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में परिभाषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सामुदायिक अभयारण्य शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क विद्यमान है, जिसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% भाग समाहित है। अगली खबर कृषि क्षेत्र से। सूचना का अधिकार आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 20 लाख अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। एक RTI अनुरोध के उत्तर में कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार PM किसान योजना के तहत अनुचित तरीके से 20 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों को 1364 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि PM किसान केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इसके तहत सभी किसान परिवारों को कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। अपवर्जन श्रेणियों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही 10,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी, अंतिम आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि भी शामिल किए गए हैं। 56% अपात्र लाभार्थी आयकर दाता श्रेणी के थे। पात्र लाभार्थी किसानों की पहचान करने और PM किसान पोर्टल पर उनका डेटा अपलोड करने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के पास है। सभी PM किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे ताकि किसान बैंकों से सुलभ ऋण प्राप्त कर सकें। इससे ऐसे सभी किसानों को फसल और पशु तथा मत्स्य पालन के लिए कम अवधि के ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अंतर्गत समय पर पुनर्भुगतान करने पर 4% की अधिकतम ब्याज दर लागू होगी। भारत के इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस अब विदेशों में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस विदेश में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। पारदेशीय परिसर के मानदंड और मानक मुख्य परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के समान होंगे। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस यानी IOE को नए ऑफ कैंपस सेंटर प्रारंभ करने की भी अनुमति है। इनकी अधिकतम संख्या 5 वर्ष में 3 और किसी शैक्षणिक वर्ष में 1 से अधिक नहीं होगी। ये कदम सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। IOE योजना उच्च शिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाने और उन्हें विश्व स्तर के शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के
अंतर्गत 20 संस्थानों का चयन किया गया था। इनमें 10 सार्वजनिक क्षेत्र से और 10 निजी क्षेत्र से थे। ये संस्थान अतिरिक्त वित्त पोषण, पूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता, मूल्यांकन प्रतिरूप आदि जैसे लाभ प्राप्त करते हैं। सरकार सार्वजनिक संस्थानों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति संस्थान 1000 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगी, जबकि निजी संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। अगली खबर जलवायु एवं मौसम प्रतिरूप से। ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप में अत्यधिक शीत होने की संभावना है। ध्रुवीय भंवर ध्रुवीय क्षेत्रों में संचित भंवरदार शीत वायु के व्यापक विस्तार युक्त एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। शब्द भंवर वायु के वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह को संदर्भित करता है। ये भंवर शीत वायु को ध्रुवों के निकट रखने में सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक गोलार्ध में 2 ध्रुवीय भंवर होते हैं। एक क्षोभ मंडल में स्थित होता है। क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के मौसम तंत्र को प्रभावित करता है और दूसरा समताप मंडल में होता है। ये क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर की तुलना में बहुत ज्यादा सघन होता है। यदि 2 ध्रुवीय भंवर मिल जाते हैं तो अत्यंत गंभीर शीत की स्थिति बनती है। ध्रुवीय भंवर की सीमा वास्तव में उत्तर की ओर शीत ध्रुवीय वायु और उष्ण उप उष्ण कटिबंधीय वायु के मध्य की सीमा है। ये सीमा वास्तव में ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम द्वारा परिभाषित की गई है। ये स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यधिक तीव्र गति से प्रवाहित पवनों की एक संकीर्ण पट्टिका है। हालांकि ये सीमा हर समय परिवर्तित होती रहती है। ये गर्मियों में ध्रुवों की ओर सिकुड़ती है, जबकि सर्दियों में ध्रुवीय भंवर कभी कभी कम स्थिर हो जाता है तथा शीत वायु को जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर भेज देता है। इसे ध्रुवीय भंवर घटना कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस रिपोर्ट के प्रदर्शन मापदंड। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पूंजीगत जोखिम भारित आस्ती अनुपात यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR की। इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR के रूप में भी जाना जाता है। ये बैंकों की जोखिम भारित आस्ती और वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात है। बेसल 3 मानकों ने 8% CRAR निर्धारित किया है। और दूसरा है सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात यानी NPA। एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूल या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए बकाया होता है। तीसरा है प्रावधान कवरेज अनुपात यानी PCR। बैंकों को अपने लाभ के एक हिस्से को अशोध्य ऋणों के विरुद्ध प्रावधान के रूप में निर्धारित करना आवश्यक होता है। इसे PCR कहा जाता है। एक उच्च PCR अनुपात जो कि आदर्श रूप से 70% से ऊपर होता है। इसका मतलब है कि अधिकांश परिसंपत्ति गुणवत्ता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है और बैंक सुभेद्य नहीं है। चौथा है राष्ट्रिक ऋण यानी सोवरेन डेब्ट। राष्ट्रिक ऋण एक संप्रभु राष्ट्र की सरकार के विदेशी और घरेलू ऋणदाताओं के समक्ष वित्तीय दायित्व को संदर्भित करता है। और पांचवा है निजी निवेश का बहिर्गमन यानी क्राउडिंग आउट। सरकार के प्रभुत्व के कारण निजी क्षेत्र के लिए ऋण लेने का अवसर कम हो जाना। आइए अब बात करते हैं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के निष्कर्षों की। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR मार्च 2020 के 14.7% से बढ़कर सितंबर 2020 में 15.8% हो गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA यानी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 8.4% से घटकर 7.5% हो गया। बेसलाइन परिदृश्य के तहत सभी SCBs का GNPA अनुपात सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% हो सकता है और गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 14.8% तक बढ़ सकता है। वहीं PCR कवरेज यानी प्रावधान कवरेज अनुपात 66.2% से बढ़कर 72.4% हो गया है। वहीं राजस्व की कमी के कारण सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में विस्तार ने बैंकों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न किया है। इसके अलावा ये राष्ट्रिक ऋण को उन स्तरों तक बढ़ा रहा है जिन्होंने निजी निवेश के बहिर्गमन से संबद्ध स्थिरता से संबंधित चिंताओं को तेज किया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतमाला परियोजना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारतमाला चरण 2 परियोजना के तहत निर्मित की जाने वाली 5000 किलोमीटर कुल लंबाई की सड़कों की पहचान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतमाला परियोजना का लक्ष्य देश में लगभग 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। वर्ष 2017 में अनुमोदित भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत 10,000 किलोमीटर तक निर्मित की जा रही सड़कों के अलावा 24,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण शामिल था। ये परियोजना विशेष रूप से आर्थिक गलियारों, सीमा क्षेत्रों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।
उत्तर पूर्व उद्यम कोष यानी नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड NEVF ये क्षेत्र में व्यावसायिक उपक्रमों की वृद्धि और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति समर्पित अपनी तरह का प्रथम वित्तीय साधन है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। इस कोष का लक्ष्य नए उद्यमियों को संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप और विशिष्ट व्यावसायिक अवसरों में निवेश करना है। NEVF मुख्य तौर पर खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवाओं के पृथक्करण और सूचना व प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में शामिल उद्यमों के लिए प्रारंभिक और विकास चरण में निवेश का प्रबंध करता है। अटल टिंकरिंग लैब्स इसरो छात्रों के मध्य वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अंगीकृत करेगा। अटल टिंकरिंग लैब्स एक ऐसा कार्यस्थल उपलब्ध कराता है जहां युवा डू इट योरसेल्फ मोड के आधार पर अपने विचारों को आकार प्रदान कर सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने अभी तक देश भर में 7000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है। इनके अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के 30 लाख से अधिक छात्र समस्याओं का समाधान, टिंकरिंग यानी सुधार करना और नवाचार ज्ञान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का आयोजन किया है। BEE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। ये ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए नीति एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अधिदेशित है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की मांग को इष्टतम बनाकर और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके ऊर्जा की तीव्रता को न्यून करना है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उद्योगों, राज्य नामित एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों, ऊर्जा कुशल उपकरणों, परिवहन, इमारतों और संस्थानों को उनके संरक्षण उपायों को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सी विजिल 2021 ये एक द्विवार्षिक रक्षा अभ्यास है। इस समुद्री रक्षा अभ्यास को भारत की 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। इस अभ्यास में अन्य समुद्री हितधारक, तटरक्षक, सीमा शुल्क, सभी 13 तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मत्स्य पालन, मत्स्यन करने वाले एवं तटवर्ती अंचलों में रहने वाले समुदाय भी शामिल होंगे। ये अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपैक्स यानी थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज की दिशा में उठाया गया कदम है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के कारण भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रेरक बन गए थे। इन्होंने वेलूर में वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करने और सामान्य जन की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इन्होंने जमशेदजी टाटा को इस्पात कारखाना और भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए सहमत करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।